कुमार आज आप लोगों के सामने भाग 4 लेके आया हूँ। भाग चार में क्या है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 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 भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो क्या कह देते हैं? डीपीएसपी कहा जाता है। डीपीएसपी कहा जाता है। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक। जैसे आपको बताया था ना, पूरे संविधान में भाग कितने हैं? 22 है। भाग 3 का उल्लेख हम लोग कर चुके हैं। भाग 4 देख रहे हैं। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म में कह दिया जाता है। अगर देखा जाए तो इसका अनुच्छेद कितने तक है भैया? मौलिक अधिकार कितने तक था? मौलिक अधिकार जो था वो कितने तक था? अगर आपको याद हो बताइए। मौलिक अधिकार 12 से 35 था ना। ये कितने तक होगा? जाहिर सी बात है 36 से 51 होगा। कितना होगा? अनुच्छेद 36 से 51 होगा। ठीक। आर्टिकल इसका कितना है? 36 से 51 होगा। ठीक। तो बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या संविधान में रखना अनिवार्य था? हाँ, अगर जैसे ये देखा जाए, मौलिक अधिकार जो था आपका, मौलिक अधिकार अगर कह दिया जाए डीपीएसपी में क्या अंतर है, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं भैया एक न्याय योग्य है। क्या है? एक कहते हैं न्याय योग्य है। क्या है? एक न्याय योग्य है। एक कहते हैं न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं का मतलब है कि ये न्याय योग्य नहीं है, हम इसके उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जा सकते। इनके उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता, पर इसके उल्लंघन पर हम न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, पर डीपीएसपी न्याय योग्य नहीं है। डीपीएसपी न्याय योग्य नहीं है। सॉरी, चश्मा लगा रह गया था, भूल गए थे। थोड़ा आंख में दिक्कत थी, इसलिए चश्मा लगाए थे ना। चश्मा लगाने का शौक नहीं है, हम भूल गए थे कि हम चश्मा लगा के पढ़ा रहे हैं, अभी याद आया। सॉरी। ये डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या है? न्याय योग्य नहीं है। इसलिए न्यायालय में इसका उल्लंघन पर आप न्याय नहीं ले सकते हैं। जैसे 36 से 51 तक है, ये न्याय योग्य है, तो ये न्याय योग्य नहीं है। इस कारण से विचारों में थोड़ा मतभेद है। जो विचारक है उनमें मतभेद है, यार ये न्याय योग्य नहीं है, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि क्या है। तो कुछ विचारकों ने इसको नाम दे दिया है कि इस नाम से हम जानेंगे। जैसे बीएन राव ने इसे क्या कह दिया? नैतिक उद्देश्य कह दिया। बीएन राव ने इससे क्या कहा? नैतिक उद्देश्य कहा। क्या कहा? नैतिक उद्देश्य कहा। नैतिक उद्देश्य कहा। जेनिंग्स ने क्या कहा? जेनिंग्स ने क्या कहा? पूर्ण आकांक्षा कहा। क्या कहा? पूर्ण आकांक्षा कहा। पूर्ण आकांक्षा कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? क्या कहा? आर्थिक न्याय कहा। क्या कहा? आर्थिक लोकतंत्र कह लीजिए। आर्थिक लोकतंत्र कहा। क्या कहा? आर्थिक लोकतंत्र कहा। एक थे भैया केटी शाह थे। क्या था नाम है? ये जानिए कि बीएन राव ने इसे नीति निर्देशक तत्व क्या कहा? नैतिक उद्देश्य कहा। और जेनिंग्स ने क्या कहा? पूर्ण आकांक्षा कहा। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? आर्थिक लोकतंत्र कहा। और एक केटी शाह थे, उन्होंने क्या कहा? केटी क्या लिख रहे हैं, क्या गलत हो रहा है? केटी शाह ने क्या कहा? आगे के तारीख में भुनाए जाने वाले चेक हैं। आगे के
तारीख में भुनाए जाने वाले चेक हैं। आगे के तारीख में भुनाए जाने वाले चेक है। आगे के तारीख में भुनाए जाने वाले चेक है। मतलब भैया एक ऐसा ये दस्तावेज है जो ये डेट नहीं दिए हैं कि नीति निर्देशक तत्व हम आपको दे रहे हैं ये 26, 22, 23, 2030, ये नहीं बताया गया है कि ये कब लागू होंगे। जब इच्छा चाहे राज्य की तब हो जाए। राज्य का मतलब जैसे मौलिक अधिकार हम आपको बताए थे किसको प्राप्त है। मौलिक अधिकार किसको प्राप्त है? मौलिक अधिकार अगर देखा जाए, मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्राप्त था। किसको प्राप्त था? व्यक्ति को प्राप्त था। पर ये डीपीएसपी किसको प्राप्त है? डीपीएसपी किसको प्राप्त है? राज्य को प्राप्त है। यहाँ ये मौलिक अधिकार व्यक्ति के क्या थे? अधिकार थे। और ये राज्य क्या है? कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है। तो कर्तव्य मतलब होता है करो चाहे ना करो, ये आपकी मर्जी। पर अधिकार का मतलब होता है गले में हाथ डालकर निकाल लाएंगे अपना अधिकार, सीधे नहीं तो टेढ़े ले लेंगे। पर अधिकार का मतलब होता है, कर्तव्य का मतलब होता है कि राज्य की इच्छा है। क्या? राज्य की इच्छा है वो लागू करे या ना करे, आप उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। पर यहाँ अगर देखा जाए मौलिक अधिकार में देखा जाए, मौलिक अधिकार में आप अनुच्छेद 32 कहा सीधे कहाँ चले जाते थे? न्यायालय चले जाते थे। ये न्याय योग्य नहीं है। ठीक, तो ये बात हो गई। अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 36 से 51 तक का हम वर्णन कर देते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और एक एक अनुच्छेदों को हम बताएंगे क्या क्या है और कुछ नहीं। अगर देखा जाए तो अगर पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान लिए गए हैं। कहाँ? आयरलैंड के संविधान से ये चुराया गया है। और आयरलैंड कहाँ से चुराया था? तो ये स्पेन से चुरा लिया था। कहाँ से? ये स्पेन से चुराया था। हम लोगों ने आयरलैंड से चुरा के भारतीय संविधान में जोड़ दिया है। ये है कहानी। देखते हैं अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 36 में क्या कहे? अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा बताई गई है। क्या? राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य क्या क्या करेगा निदेशक तत्वों के लिए, ये बात बताई गई है। ठीक, राज्य की परिभाषा बताई गई कि राज्य क्या क्या करेगा निदेशक तत्वों के लिए। 37 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है? राज्य नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी न्याय योग्य नहीं है। डीपीएसपी न्याय योग्य नहीं है। डीपीएसपी न्याय योग्य नहीं है क्योंकि ये राज्य के क्या है? कर्तव्य है ना, इसीलिए ये न्याय योग्य नहीं है। अगर अधिकार होते तो न्याय योग्य होते, पर अनुच्छेद 37 उल्लेख करता है डीपीएसपी न्याय योग्य नहीं है। ठीक भैया, ये हुआ दो बात। अब देखते हैं अनुच्छेद 38 से 51 के बीच की कहानी। अनुच्छेद 38 और 51 के बीच। तो अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है बताइए। देखिए, हमारा मकसद है आपको सिर्फ याद कराते चलना। हम ये नहीं कहेंगे आप पेन कॉपी लेके बैठिए, बस यहाँ देखते रहिए, याद होता चला जाएगा। अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध हो सके। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? बहुत जरूरी है ये। राज्य क्या करेगा? ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक न्याय उपलब्ध हो सके। तो कितने प्रकार की न्याय की बात कर रहे हैं? 3 प्रकार की न्याय की बात की जा रही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध हो सके। अनुच्छेद 38 से कहता है राज्य, भैया देखिए कर्तव्य है, राज्य करे चाहे न करे, इसके लिए आप राज्य को बात नहीं कर सकते हैं कि नहीं हमें न्याय चाहिए। ऐसे कैसे न्याय चाहिए? क्योंकि ये न्याय योग्य नहीं है। राज्य की इच्छा है, वो करेगा या ना करे, आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, ना हम कुछ कर पाएंगे ना आप कुछ कर पाएंगे। ये राज्य की मर्जी है, करे चाहे ना करे। अनुच्छेद 38 में कहा गया है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक न्याय उपलब्ध हो
सके। चलिए बताइए अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 39 में देखिए 5 निदेशक तत्व आएंगे। अनुच्छेद 39 में आपके 5 निदेशक तत्व आएंगे। कौन कौन से? अनुच्छेद 39 का आएगा। का में क्या कहा गया है? राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। 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 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। राज्य क्या करेगा? निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। निःशुल्क कानूनी सहायता मतलब जब आप FIR करने जाएंगे तो वहां आपको पैसा नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 39 खा में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 39 खा में क्या कहा गया है कि राज्य भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होने देगा। क्या कहा है? राज्य भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होने देगा। राज्य भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होने देगा। गा में क्या कहा गया है? गा देख लीजिए, बताते हैं। गा में क्या कहा गया है? राज्य भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करेगा। क्या कहा गया है? राज्य भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करेगा। तो देखिए भौतिक संसाधन का मतलब यहाँ किससे लिया गया है? भौतिक संसाधन का मतलब किससे लिया गया है? जमीन से लिया गया है। किससे लिया गया है? जमीन से लिया गया है। ये खा और गा ये कहते हैं कि पहले क्या था? अगर आप देखेंगे पहला संविधान संशोधन जमींदारी उन्मूलन से संबंधित था, 1951 में हुआ था। बात यही है कि राज्य भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होने देगा। ये नहीं है जमींदार साहब पास 150 बीघा जमीन है, लेके सब बैठ जाएं, ऐसा नहीं होगा। और राज्य क्या करेगा? न्यायपूर्ण वितरण करेगा। सबको बराबर दिया जाएगा। ये नहीं है कि आप जमीन बहुत ज्यादा है लेके बैठ जाओ। तो राज्य काम है भैया, ना किसी बहुत ज्यादा जमीन होने पाए, ना बहुत ज्यादा गरीब होने पाए व्यक्ति। घा में क्या कहा गया है? अनुच्छेद घा में 19 घा में क्या कहा गया है? राज्य स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। घा में क्या कहा गया है? आराम से देखिए, याद हो जाएगा। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई कोई तोप नहीं होती है, जो पढ़ेगा उसको आएगा। आप देख लो कि बहुत हो जाते हैं, क्या कैसे याद हो जाता है? याद एक ही अर्थ पे होता है कि आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। कोई जादू थोड़ी सीख के आता है कि हमको याद रहता है। चलो फोकस करते हैं ना, जैसे जैसे फोकस करेंगे वैसे वैसे आएगा। अनुच्छेद 39 घा बता रहे थे। अनुच्छेद 39 घा राज्य क्या करेगा? राज्य स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन देगा। तो जो यह है स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जाता है ना, तो अनुच्छेद ये कहता है कि स्त्रियों और पुरुषों के लिए भैया समान देश देखो, महिला सशक्तिकरण लाओ, और पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए जैसे 300 पुरुष को दे रहा हो तो 300 महिला को भी दो। ठीक। अनुच्छेद अंगा में क्या कहा गया है? अनुच्छेद अंगा में कहा गया है कि राज्य बालकों के व्यक्तित्व विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएगा। राज्य बालकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य बालकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएगा। अंगम क्या कहा गया है? राज्य बालकों के व्यक्तित्व विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएगा। तो का में क्या कहा गया? निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराएगा। खा में क्या कहा था? राज्य भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होने देगा। गा में क्या कहा गया? राज्य भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करेगा। घा में क्या कहा? राज्य स्त्रियों पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। अंगम क्या कहा? राज्य बालकों के व्यक्तित्व विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध
कराएगा। ठीक, तो ये हो गया 39 5 निर्देशक तत्व है इसमें, आराम से याद रखिएगा। ये कोई राज्य बाध्यकारी नहीं है, राज्य की इच्छा होगी तो करेगा, राज्य की इच्छा होगी नहीं करेगा। राज्य मतलब यहाँ जो आप समझते हैं कि उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा, भारत सरकार भी आ जाएगी, इसमें दोनों राज्य आ जाएंगे, भैया चाहे जिसकी इच्छा हो लागू करे। जैसे शराबबंदी मन कहा यूपी उत्तर प्रदेश से कर दिया। बिहार में जैसे हो गए। अनुच्छेद 40 देखते हैं, आगे भी आगे बताएंगे। अनुच्छेद 40 में क्या है, अगर ये आपको पता नहीं है बहुत शर्म की बात है। क्या है इसमें, क्या है, पंचायती राज है ना, क्या है, पंचायती राज है, पंचायती राज है। मतलब इसमें पंचायतों का गठन होगा। क्या होगा, पंचायतों का गठन होगा। इसके सबसे बड़े समर्थक कौन थे, गांधी जी थे ना। गांधी जी का क्या मानना था, राम राज्य अगर लाना है भैया भारत में तो आप क्या करिए, गांव को सशक्त बनाइए। गांव को सशक्त बनाने में भूमिका किसकी होनी चाहिए, ये पंचायती राज की। इसके कट्टर विरोधी कौन थे, भीमराव अंबेडकर साहब थे। भीमराव अंबेडकर साहब इसके थोड़ा विरोधी थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर इसके समर्थक, एक घनघोर समर्थक कौन थे, गांधी जी थे। तो आप जैसा जानते हैं 73वां और 74वां संशोधन के द्वारा पंचायतों का गठन किया गया, जो कि भाग 9 जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक, ये बातें जानते रहिए। 45 में क्या है, पंचायती का गठन किया गया है। 41 में क्या है, 41 में क्या है, 41 में राज्य बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे की स्थिति में लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 41 में क्या है, राज्य बेकारी, बुढ़ापे, बेकारी, राज्य बेकारी, बीमारी, राज्य बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे की स्थिति में, बुढ़ापे की स्थिति में, बुढ़ापे की स्थिति में लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। लोक सहायता उपलब्ध कराएगा, लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। तो देखिए इसमें बात यही की गई है कि जैसे मान लीजिए, जैसे बेरोजगारी भत्ता आपको देगा, बेरोजगारी भत्ता देगा, बेरोजगारी भत्ता देगा, वृद्धा पेंशन भी दे सकता है, वृद्धा पेंशन भी दे सकता है, चिकित्सा सहायता भी दे सकता है, चिकित्सा सहायता भी दे सकता है। ये सब इसमें देगा। जैसे बेकारी, बेरोजगार बैठे बुढ़ापे, यहाँ दिएगा, दवाओं का भी सरकारी हॉस्पिटल उपलब्ध कराएगा। बुढ़ापे की स्थिति में आप लोग सहायता उपलब्ध कराएगा, वृद्धा पेंशन देगा। तो ये अनुच्छेद 41 कहता है। 42 में क्या है, अनुच्छेद नहीं लिखेंगे ऐसे बताएंगे। अनुच्छेद 42 में क्या है, राज्य काम की मानोचित दशाएं उपलब्ध कराएगा। राज्य काम की राज्य काम की मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराएगा। राज्य काम की मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराएगा। मतलब जैसे इसमें अगर महिला गर्भवती है तो आप उससे काम नहीं ले सकते, उसे छुट्टी देना पड़ेगा। जैसे यहाँ मान सकते हैं, जैसे मातृत्व अवकाश देगा, जैसे मातृत्व अवकाश देगा, जैसे मातृत्व अवकाश देगा। तो 42 में कहा गया है राज्य काम की मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराएगा। चलिए 43 देखते हैं। देखिए याद कराना है हमें बस, अब इसमें क्या किया जाए, आप ऐसे देखते रहिए, याद हो जाएगा। एक दो बार देख लेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। याद करने के फंडा भैया कि पढ़िए। 43 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य कुटीर उद्योगों का विकास करेगा। राज्य कुटीर मतलब लघु होता है, कुटीर उद्योगों, राज्य कुटीर उद्योगों का विकास करेगा। राज्य कुटीर उद्योगों का विकास करेगा जिससे कि हर हाथ को काम मिल सके। कुटीर उद्योग मतलब होता है छोटा उद्योग, जैसे चप्पल की दुकान, अचार बनाओ, साड़ी बनाओ, बीड़ी बनाओ, ये सब आप कुटीर उद्योग में आ जाएगा। तो राज्य यहाँ क्या करेगा, कुटीर उद्योगों का विकास करेगा जिससे कि हर हाथ को काम मिल सके। काम का जैसे कौशल विकास योजना आई थी ना, इसी के अंतर्गत समझ लो कि उसमें हर हाथ को हुनरमंद बनाने की कोशिश की गई थी कि जिससे हर हाथ हुनरमंद हो जाए और सबको रोजी रोटी मिल सके। इसी 43 का एक है, 43 का अनुच्छेद 43 का। राज्य इसमें क्या करता है, कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। राज्य उद्योगों में कर्मकारों की
भागीदारी सुनिश्चित करेगा, भागीदारी सुनिश्चित करेगा, सुनिश्चित करेगा, जिससे उद्योगों में प्रजातंत्र ला सके। बात वही है कि हर हाथ को हुनरमंद बनाएगा, जिससे कि सबको अपने अपने काम का पैसा मिल सके, और हर हाथ हुनरमंद होगा तो कहीं ना कहीं कोई काम कर लेगा। जान लीजिए भैया, तबीयत खराब है तब भी पढ़ाने का जो मजा है ना वो कहीं नहीं है। 43 हो गया, ठीक। एक बार आप पढ़ाई से नाता जोड़ लीजिए, कसम भगवान से, का आपको नींद चैन सब खो जाएगा, सिर्फ पढ़ने का मन करेगा बस, और जिंदगी में कुछ है ही नहीं है। प्यार मोहब्बत ये स्नेह प्यार ये सब क्या है, सब बेकार की चीजें हैं। अगर आप दुनिया में आए हो, स्टूडेंट के भाई धर्म पाए हो तो थोड़ा पढ़ लो। पढ़ने का जो मजा है ना कसम भगवान से कहीं नहीं मिलेगा, जम के पढ़ो। 44 में कहा है, क्या बताए थे, 41 हो गया, 42 43 44, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में क्या है, समान आचार संहिता है। क्या है, समान आचार संहिता है। समान आचार संहिता का मतलब क्या है, समान आचार संहिता का मतलब क्या है, समान आचार संहिता का मतलब यहाँ है कि भैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई, हम सब हैं आपस में भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई। अरे कह दीजिए हिंदू मुस्लिम सब इकाई, हम सब लोग भाई हैं, ये नहीं कि आपस में भाई भाई। आपस में भाई मतलब है कि हिंदू हिंदू हो गया, मुस्लिम मुस्लिम हो गया, सिख सिख हो गया, तो ऐसा नहीं ना। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब के लिए आचरण के समान नियम होंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए आचरण के समान नियम होंगे, आचरण के समान नियम होंगे, आचरण के समान नियम होंगे। आचरण के समान नियम होंगे मतलब क्या है कि जैसे मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाई गई थी ना, मुस्लिम के लिए क्या बनाई गई थी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाई गई थी। तो ये सब लॉ पर्सनल किसी का नहीं होगा, ना हिंदू को होगा ना मुस्लिम को होगा, सबके लिए आचरण के समान नियम होंगे। ये नहीं है कि आप भैया अलग कानून पे चलेंगे। तो ये राज्य पे है, 44 में है, भविष्य में लागू कर दे सकता है। जैसे कि पहला राज्य सबसे कौन है लागू होने वाला, गोवा में सबसे पहले लागू किया गया है कि सबके लिए आचरण के समान नियम होंगे, किसी विशेष सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। तो ये आचार संहिता नहीं जानते हो, जब आचार चुनाव आता आचार संहिता लग जाती है, तो सबके लिए आचरण समान नियम होंगे। 44 कहता है। 45 में बताओ क्या है, 45 में क्या है भैया बताओ। 45 में आपके है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। 45 में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष के बच्चों को क्या लिख रहे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये तो आपको बताए थे। ये क्या हो गया है, मौलिक अधिकार अब हो गया है, मौलिक अधिकार हो गया है। किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। तो जब ये हट गया तो इसके स्थान पे क्या आ गया, इसके स्थान पे यूं समझिए, अब 0 से 6 वर्ष के बच्चों को राज्य क्या करेगा, देखभाल के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा। जो 0 से 6 वर्ष का बच्चा है उनके लिए अब यहाँ सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो आप याद रखिएगा, 45 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था। चलिए 46 में क्या है, 46 में क्या है, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 में क्या है, अनुच्छेद 46 में राज्य SC ST का उत्थान करेगा, राज्य SC ST का उत्थान करेगा। मतलब क्या करेगा, इनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति को क्या करेगा, ऊपर उठाएगा ना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थितियों को ऊपर उठाएगा। 47 में क्या है, 47 में क्या है, अनुच्छेद 47 में दिया गया है, अनुच्छेद 47 में दिया गया है कि राज्य नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा, राज्य नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा। ऊंचा उठाने का मतलब क्या है, आगे हाथ उठाएगा नहीं,
उठाएगा, जैसे शराबबंदी कर देगा। क्या करेगा? शराबबंदी कर देगा। जो जो स्थिति नागरिकों या नवयुवकों को खराब करती हैं वो स्थिति यहाँ रोकी जा सकती है। ये राज्य का मन है कि वो शराबबंदी भी कर सकता है, जो इसकी इच्छा होगी, जो लगेगा कि उसे नागरिकों के हित में है, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ऐसा वो कर सकता है। चलिए अनुच्छेद 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 में क्या है? राज्य कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन करेगा। अनुच्छेद 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 में क्या है? राज्य कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन करेगा। क्या करेगा? पुनर्गठन करेगा, मतलब नई नई नीतियों को अपनाएगा। ये नहीं एक परंपरागत ही कृषि की जाएगी, यहाँ नई नई कृषि बीजों को अपनाया जा सकता है। ठीक, इसमें कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन करेगा, परंपरा कृषि नहीं की जाएगी, यहाँ नई नई किस्मों का उपयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 48 का में क्या है? अनुच्छेद 48 का में क्या है? राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा। राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा। यही 49 बता देते हैं। अनुच्छेद 49 में क्या है? राज्य स्मारकों और धरोहरों की रक्षा करेगा। राज्य स्मारकों और धरोहरों की रक्षा करेगा। ठीक, अब 50 बचा है और 51 बचा है। राज्य स्मारकों और धरोहरों की मदद कर, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, इन सब की रक्षा करेगा। राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा। ठीक, कि ये जो पेड़ पौधे कटते हैं ये सब कटने ना पाए। अनुच्छेद 50 और 51 बचा है, ये भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 50 में क्या है? राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करेगी। राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करेगी। राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करेगी। अरे भैया, कार्यपालिका काम क्या होता है? कानून को लागू करना। क्या होता है? कानून को लागू करना। और इसका क्या होता है? रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। कानून बनाता कौन है? विधायिका। कानून कौन बनाता है? विधायिका बनाती है। ये लागू करती है, रक्षा करती है। तो जब लागू करने वाली, रक्षा करने वाली आपस में मिल जाएंगे, मिली भगत हो जाएगी, तो संविधान का पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखेगा, मिलने ना पाए, नहीं प्यार मोहब्बत हो जाएगा, सब गड़बड़ा जाएगा, जो न्याय आएगा वो उल्टा सीधा आ सकता है। तो ये बातें कही गई है इसमें। ठीक, अनुच्छेद 51 देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 51 में कहा गया है राज्य अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएगा। राज्य अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएगा। क्या कहा गया अनुच्छेद 51 में? राज्य अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएगा। अंतरराष्ट्रीय मतलब पाकिस्तान, चीन, जापान, ये सब जितने देश हैं, वहां से शांतिपूर्ण तरीके से बुद्धम शरणम गच्छामि वाले, हम बुद्ध को प्रतीक मान के शांति से हम कहते हैं कि हम तो आक्रमण नहीं करेंगे। अगर हम पे आक्रमण किए ना बेटा, पाकिस्तान, हम तुमको फाड़ फाड़ के चीड़ फाड़ मचा देंगे। तो इसलिए शांति का परिचय पहले देते हैं, बाद में फिर बताते हैं क्या है। चलिए अनुच्छेद 36 से 51 तक कहानी समाप्त हो गई। यहाँ कुछ और विशेषताएं इसकी जान लेते हैं। जैसे राज्य कैसे राज्य की घोषणा करता है, नीति निर्देशक तत्व कैसे राज्य की घोषणा करेगा? समाजवादी कल्याणकारी। कैसे? समाजवादी कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है। कल्याणकारी राज्य मतलब समाजवाद कल्याणकार मतलब इसमें वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सब राज्य के कल्याण के लिए ही दिए जाएंगे ना। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? नीति निर्देशक तत्व राज्य के समाजवादी और कल्याणकारी। कैसे लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है? डॉक्टर भीमराव क्या कहते हैं? आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है। ठीक,
इसकी प्रकृति कैसी है, समाजवादी और कल्याणकारी। यही इसकी अगर कहा जाए तो प्रकृति हो सकती है, इसकी प्रकृति भी कैसी है, समाजवादी और कल्याणकारी ही है। जैसे हम प्रस्तावना आप देखेंगे तो वहां भी लोग कल समाजवाद और कल्याणकारी की बात की गई है, यहाँ भी यही बात है, समाजवादी और कल्याणकारी आर्थिक लोकतंत्र की ये बात करता है। न्याय जैसे आपको बताया तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की ये घोषणा करता है। तो पणिकर ने इसीलिए कहा है, पणिकर थे, उन्होंने इसीलिए कहा है भैया ये आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की स्थापना करता है। किसकी, समाजवाद की स्थापना करता है। पणिकर का स्टेटमेंट था कि ये भैया आर्थिक क्षेत्र में किसकी स्थापना करेगा, समाजवाद की स्थापना करता है। ठीक, तो ये बातें हैं इसमें। तो इतनी सारी चीजें हैं, आसानी से समझ सकते हैं। और इसमें विवाद हो गया था लेकर अनुच्छेद 39, ये कॉमन चीजें हैं आपको बता रहे हैं। 39 खा और गा को लेकर थोड़ा विवाद था। 39 खा और गा में क्या है, भौतिक संसाधनों का कुछ हाथों में ना होने पाए, मतलब जमीन जायदाद इस बहुत मतलब किसी के पास इकट्ठा न होने पाए, राज्य इसका न्यायपूर्ण वितरण करेगा। तो इसमें एक संशोधन हुआ था, 25वां संशोधन जानते होंगे, 29वां कहा लिखा है, 25वां संशोधन जानते होंगे, इसी से संबंधित था। इसमें कुछ वाद हो गए थे, जैसे एक था गोलकनाथवाद था, एक केशवानंद भारतीवाद था, एक मिनर्वा मिल्स वाद था। तीन सब में यही बहस हुआ। इसमें कहा गया कि भैया ऐसा है कि अगर कोई निदेशक तत्व लागू हो रहा है और मौलिक अधिकार को छीन लेता है, जैसे राज्य क्या करे, कोई निदेशक तत्व को लागू करती है कि ये अनुच्छेद हम लागू कर रहे हैं और वो गलती से क्या करेगा, कोई मौलिक अधिकार को छीने, तो ऐसा न्यायालय क्या करेगी, न्यायालय उसका न्याय पुनर्विलोकन कर उस कानून को रद्द कर देगी। यही 25वें संशोधन की बात की गई। इसमें एक जोड़ा गया था अनुच्छेद 31 गा, ये अनुच्छेद 31 गा जोड़ा गया, ये इसका बॉडी, ये सॉरी इन दोनों का क्या किया, संरक्षक बना दिया गया था, संरक्षक बना दिया गया कि भैया दोनों की रक्षा करो। और केशवानंद भारतीवाद इतना खुश होता है इसी बात में, न्यायालय ने कह देता है कि भैया इसे पूरे मौलिक अधिकार का बना दो, कहते हैं नहीं। फिर मिनर्वा मिल्स वाद होता है, कहता है नहीं यार पुरानी स्थिति लौटा दो, बस इन्हीं दोनों का इसके संरक्षक रहने दो। तो ये 25वां संशोधन है, आप जानते रहिएगा। खास करते यही आपसे पूछता है नीति निर्देशक तत्व में कि आप नीति भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद कितने 36 से 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इतनी सारी चीजें हैं इसमें, 3-4 चीजें बातें हुई हैं, जैसे आप समाजवाद की बात हुई है, और क्या बात हुई है, अंतरराष्ट्रीयवादों की बात हुई है, और क्या बात हुई है, आर्थिक लोकतंत्र की बात हुई है। तो इतनी सारी चीजें इसमें आप समझते रहिए, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता है। अनुच्छेद इसके याद कर लीजिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार, जय राम।